नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद साहू और आप देख रहे हैं द डमरू शो। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर आए जिनकी जिंदगी रहस्य, विवाद और गहरे आध्यात्म से भरी हुई थी। ये कहानी है रजनीश चंद्र मोहन जैन की, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1940-41 के दौर से, जब एक 10 साल का लड़का चंद्र मोहन अपने गांव से दूर रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी से मिलने के लिए खड़ा था। उसकी दादी ने उसे 10 रुपए दिए थे, जो उस समय के हिसाब से बड़ी रकम थी। गांधी जी तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन 13 घंटे की देरी से पहुंची। जब गांधी जी पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने चंद्र मोहन को उनसे मिलवाया। गांधी जी ने उससे पूछा, जेब में क्या है? चंद्र मोहन ने जवाब दिया, 10 रुपए हैं। गांधी जी ने कहा, इसे दान कर दो। चंद्र मोहन ने कहा, हिम्मत हो तो ले लो, या बताओ किस लिए दान करूं? गांधी जी ने कहा, ये रुपए गरीबों के लिए दान के लिए है। चंद्र मोहन ने रुपए बक्से में डाले और पूरा बक्सा उठाकर चल दिया। गांधी जी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? चंद्र मोहन ने कहा, पैसा गरीबों के लिए है। मेरे गांव में कई गरीब हैं, मैं पैसा उन्हें दे दूंगा। कस्तूरबा हंसने लगी और कहा, आज पहली बार आपको कोई टक्कर का आदमी मिला है। चंद्र मोहन ने बक्सा वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से भाग गया। ये वही चंद्र मोहन था जो आगे चलकर ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही जिज्ञासु और विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और बाद में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1960 के दशक में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया और अपने तर्कों और विचारों से लोगों को प्रभावित किया। 1969 में उन्हें दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता हो वो धर्म नहीं है। इस बयान से पुरी के शंकराचार्य नाराज हो गए और ओशो का भाषण रुकवाने की कोशिश की। इसी बीच ओशो की एक किताब संभोग से समाधि प्रकाशित हुई, जिसने आते ही हंगामा मचा दिया। इस किताब ने ओशो को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। ओशो ने पुणे के कोरेगांव पार्क में एक आश्रम स्थापित किया, जहां वे ध्यान सिखाने लगे। दुनिया भर से लोग इस आश्रम में आने लगे। 1977 के आसपास उनकी सरकार से खटपट होने लगी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ओशो के विरोधी थे। ओशो को लगा कि भारत में अब बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में उन्होंने लगभग 64,000 एकड़ बंजर जमीन पर एक बड़ा सा कम्यून बनाया, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। 3 वर्षों के भीतर उनके अनुयायियों ने बंजर जमीन से एक सुंदर शहर बना दिया, जिसमें लगभग 7,000 से अधिक नागरिक थे। यहाँ फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, टाउन, हवाई जहाज, हवाई पट्टी, सार्वजनिक बस सेवा, सीवेज प्लांट और जलाशय जैसी सुविधाएं थी। ओशो ने खुद को अमीरों का गुरु कहा और उनके पास 93 रोल्स रॉयस कारें थी। इस दौरान ओशो की सेक्रेटरी मां आनंद शीला ने कई विवादास्पद कार्य किए, जिनमें बायो टेरर अटैक शामिल था। उन्हें 20 साल की सजा भी हुई। ओशो ने कहा कि उन्हें शीला के कारनामों की जानकारी नहीं थी। हालांकि अमेरिकी सरकार पहले ही रजनीशपुरम को संदेह की दृष्टि से देख रही थी। इसका कारण था 1979 में दक्षिण अमेरिका के गयाना में जिम जोन्स नामक गुरु के कारण 918 लोगों की मौत। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ऐसे कल्ट्स के प्रति सतर्क हो गई थी। मां आनंद शीला वाले केस के बाद सरकार ने रजनीशपुरम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रवासी अधिनियम के उल्लंघन और अन्य मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को देश निकाला दे दिया गया। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ओशो को भारत लौटना पड़ा और रजनीशपुरम का आश्रम दोबारा बंजर हो गया। ओशो के अधिकतर रोल्स रॉयस बेच दिए गए। भारत में ओशो ने एक बार फिर पुणे के आश्रम में प्रवचन देना शुरू किया। 1985 में भारत आए और उनके बाद वे सिर्फ 5 साल जीवित रहे। 58 साल की उम्र में 19 जनवरी 1990 में उनका निधन हुआ। तमाम उम्र विवादों से घिरे रहने वाले ओशो की मौत भी विवाद का केंद्र बनी। ओशो की मृत्यु को लेकर कई कन्फ्यूजन और थ्योरीज हैं। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार ने ओशो को थैलियम नामक स्लो पॉइजन दिया, जिससे धीरे धीरे वे मौत की ओर बढ़े। ओशो ने खुद बताया था कि उन्हें जहर के लक्षण हैं और उनका रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शक है कि जब उन्हें अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था और बिना कोई वजह बताए बेल नहीं दी गई, तभी उन्हें जहर दिया गया। एक अन्य कॉन्स्पिरेशन थ्योरी है कि ओशो की हत्या उनकी प्रॉपर्टी के लिए की गई थी। पत्रकार अभय वैद्य ने इस पर हु किल्ड ओशो नामक एक किताब लिखी है।
इस किताब में वैद्य ने कई सवाल उठाए हैं, जैसे कि ओशो की मृत्यु के पिछली रात करीब 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोका को आश्रम में फ़ोन किया गया, लेकिन उन्हें 4 घंटे बाद ओशो के कमरे में जाने दिया गया। गोका ने बताया कि ओशो के हाथ में उल्टियों के छींटे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके मरने का इंतज़ार किया जा रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि आश्रम में और भी डॉक्टर मौजूद थे, फिर बाहर से डॉक्टर क्यों बुलाया गया और ओशो को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। गोका ने बताया कि अमृतो ने कहा कि ओशो ने अभी शरीर छोड़ा है और उन्हें डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। ओशो का शरीर गर्म था, जिससे साफ था कि उन्होंने 1 घंटे से पहले शरीर नहीं छोड़ा होगा। गोका ने बताया कि उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जयेश और अमृतो से मृत्यु की वजह पूछी। उन्होंने दिल की बीमारी की बात लिखने को कहा ताकि बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो। बाद में ओशो का अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में कर दिया गया। आश्रम की तरफ से कहा गया कि ये ओशो की इच्छा थी कि उनका शरीर 10 मिनट से ज़्यादा सबके सामने ना रखा जाए, लेकिन ये बातें लिखित में नहीं थी। मौत के कुछ दिनों बाद पुणे आश्रम की दीवारों में खामोशी थी, लेकिन अंदर बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका था। ओशो की मृत्यु के लगभग 23 साल बाद 2013 में एक विदेशी कोर्ट में एक वसीयत पेश की गई। दावा किया गया कि यह वसीयत ओशो ने 15 अक्टूबर 1989 को लिखी थी, यानी अपनी मृत्यु से ठीक 3 महीने पहले। वसीयत में यह कहा गया कि ओशो ने अपने नाम, विचार, प्रकाशनों और बौद्धिक संपत्ति का अधिकार अपने कुछ खास शिष्यों को सौंप दिया था। लेकिन यह वसीयत किसी ने कभी देखी नहीं थी, ना उनके परिवार ने, ना ही उनके पुराने अनुयायियों ने। ओशो के एक समर्पित शिष्य योगेश ठक्कर, जिन्हें लोग स्वामी योग यति के नाम से जानते थे, उन्होंने इस वसीयत को खुली अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि यह वसीयत पूरी तरह से फर्जी है और इसे ओशो की मृत्यु के वर्षों के बाद बनाया गया ताकि पुणे आश्रम और उसकी संपत्ति पर अधिकार जमाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी कि OIF नामक संस्था, जिसे पहले नियो संन्यास इंटरनेशनल कहा जाता था, उसने विदेशी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जालसाजी की है। ये संस्था पुणे आश्रम को कंट्रोल करती है और ओशो के नाम पर दुनिया भर में किताबों, वाणी, वीडियो, साउंड्स, रिकॉर्डिंग्स और यहाँ तक कि ओशो नाम के ब्रांड का व्यावसायिक उपयोग भी करती है। सोचने वाली बात यह है कि ओशो खुद जीवन भर कहते रहे कि विचारों का कॉपीराइट नहीं होता। उन्होंने एक बार प्रवचन में कहा था, मेरे विचार तुम्हारे हैं, उन्हें खुले दिल से फैलाओ, बेचो मत। लेकिन आज उन्हीं के नाम और विचारों पर ट्रेडमार्क ले लिए गए हैं, कॉपीराइट हो गए हैं और उनके नाम से करोड़ों की कमाई हो रही है। ओशो आश्रम की कुल संपत्ति आज अरबों रुपए की है। पुणे आश्रम के अलावा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अन्य हिस्सों में ओशो के नाम से जुड़ी संस्थाएं हैं। ओशो की किताबों की 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और अकेले 2023 तक उनकी 500 मिलियन से ज़्यादा किताबें बिक चुकी थी। OIF इस पर पूरी तरह अधिकार जताता है और इसी को लेकर अब तक 40 से ज़्यादा कानूनी मामले चल रहे हैं। अब बात आती है उन शिष्यों की जो ओशो के अंतिम वर्षों में उनके सबसे नज़दीक माने जाते थे। स्वामी अमृतो, स्वामी जयेश और स्वामी प्रेम विवेक। यही 3 लोग पुणे आश्रम के संचालन में मुख्य भूमिका निभाते रहे। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने ओशो की वसीयत को गायब किया और फिर एक नकली वसीयत बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडमार्क हासिल कर लिया। स्वामी योगयति जैसे पुराने शिष्यों ने यहाँ तक कहा कि ओशो की मौत एक साजिश थी ताकि उन पर नियंत्रण जमाया जा सके। ओशो के परिवार के कुछ सदस्यों ने भी इस पर सवाल उठाए कि अगर ओशो इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु थे तो उनकी मौत पर कोई सरकारी जांच क्यों नहीं हुई। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर मुक्ति, ध्यान, आनंद की बात की, उसी की विरासत पर आज दुनिया लड़ रही है। पुणे आश्रम पर अब सन्यासियों का नहीं बल्कि करोड़ों की पूंजी और प्रशासनिक राजनीति का अड्डा बन गया है। साल 2020 में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने पुणे आश्रम की 2.5 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। ये जमीन ओशो के ध्यान केंद्र का हिस्सा थी। जैसे ही खबर फैली, ओशो के अनुयायी देश भर से खड़े हो गए और कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। सवाल ये नहीं है कि जमीन किसकी है, सवाल ये है कि क्या ओशो ने ये सपना देखा था। ओशो तो कहते थे, मैं किसी संस्था का नहीं, मैं एक ऊर्जा हूं जो हवा में बह रही है। लेकिन आज उनकी ऊर्जा को बंद करने की कोशिश की जा रही है।
दीवारों के अंदर कागजों के नाम पर। अब आप ही बताइए, क्या यह विडंबना नहीं है कि जो व्यक्ति जीवन भर बंधन से मुक्ति की बात करता रहा, उसी के विचारों को बंद कर व्यापार बना दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ओशो आज भी जीवित है, किताबों में, विचारों में, वीडियो में, ध्यान में। चाहे कोई उन्हें गुरु माने या ठग, भगवान माने या विद्रोही, लेकिन इतना तय है कि ओशो ने हर सोच को हिला दिया था। वे कहते थे, मुझे पूजा मत करना, वरना एक दिन मेरी मूर्तियां बनाकर मुझे मंदिरों में बंद कर दिया जाएगा और जो मैं था वो मर जाएगा। मुझे याद करो, समझो, लेकिन आजाद रहो। आज जब हम इस कहानी को खत्म कर रहे हैं, तब आपके दिल में यह सवाल जरूर होना चाहिए, क्या ओशो वाकई सिर्फ एक गुरु थे या एक चेतना जिसे आज भी हम ठीक से समझ नहीं पाए? दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो में के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।